हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज हम जल प्रदूषण, हरित क्रांति और ग्लोबल वार्मिंग, इनका आपस में क्या संबंध है, उससे क्या लाभ हुए, क्या नुकसान हुए, ये भी देखते हैं। तो पहले देखते हैं हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रिवोल्यूशन। 1960 और 70 के दशक में ये हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में लाने का श्रेय जाता है सी सुब्रमण्यम और एम.एस. स्वामीनाथन जी को। परिणाम क्या हुआ इसका? खेती में सुधार हुआ, आधुनिक मशीनें आई, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई, कीटनाशक दवाइयाँ और उर्वरकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया। पंजाब में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, किसानों के पास में पैसा भी आ गया। दो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हरित क्रांति भारत में चल रही थी। वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 1968 के लगभग हरित क्रांति आगे चल रही थी। हरित क्रांति तो आई, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ वो जानने के लिए और बाकी बातें भी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए दोस्तों। साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता था, उर्वरकों को डाला जाता था फसलों के ऊपर, वो ज़मीन के अंदर चला गया। कुछ वर्षों के बाद में वो पानी में मिल गया। पानी में मिलने के बाद में किसान उसी पानी के द्वारा फसल उगाते थे, उत्पादन लेते थे। जो फसल है वो विष युक्त हो गई और पानी भी अशुद्ध हो गया। उसको पीने के बाद में पंजाब हरियाणा के लोगों को बहुत सी बीमारियां सामने आई, परेशान हो गए वो। तो हरित क्रांति का उपयोग क्या हुआ फिर? हरित क्रांति से एक तरफ तो उत्पादन बढ़ गया, जो अनाज आया है वो शुद्ध चाहिए था, लेकिन वो विष युक्त बन गया। साइड इफ़ेक्ट्स अभी बाद में सामने आए हैं। पानी खराब हो गया। एक सर्वे के अनुसार 2050 में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर जो भी बर्फ़ है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रही है। वो पानी समुद्र में आ जाएगा। समुद्र का पानी 3-4 फीट तक, मीटर तक ऊपर बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारों पर इधर मुंबई से लेकर के मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कलकत्ता के आसपास के शहर, गुजरात के आसपास के शहर, ऐसे बहुत से शहर पानी में डूब जाएंगे, ऐसा कहा गया है। फिर हम कहाँ रहेंगे? ये हुआ ग्लोबल वार्मिंग के कारण, पानी के समुद्र में बढ़ने के कारण। अब जल प्रदूषण कौन करता है? जल प्रदूषण हम ही करते हैं। गांव के लोग कचरा पानी में डाल देते हैं, बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं, मलमूत्र भी डाल देते हैं। शहर के लोग भी डाल देते हैं। कहीं कहीं तो मरे हुए पशुओं को पानी में डाल देते हैं, बहा देते हैं। लाशों को भी डाल देते हैं पानी में। पानी मैला हो जाता है, मलमूत्र अलग से, और कहीं कहीं तो मूर्तियों को भी पानी में बहा देते हैं, निर्माल्यों को पानी में बहा देते हैं। समुद्र से जो पानी ऊपर जाता है वही वैसे ही जाता है और वही नीचे आता है। इस प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी पर ये बातें हो रही है, इसका सामना हमको करना पड़ रहा है दोस्तों। आगे यह भी हम देखते हैं कि यह गंदा पानी है, इसे हम रोक नहीं सकते हैं क्या? उसे शुद्ध नहीं कर सकते हैं क्या? महाराष्ट्र का एक
शहर है बड़ा, महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर। नागपुर के बीच में से नाग नदी निकलती थी पहले। अब वो नाग नाला हो चुका है, गंदा नाला हो चुका है, उसके पानी की बदबू आती है। वो पानी शहर के बाहर जाता है, तो उससे कुछ लोग सब्जियां उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, वही हम खाते हैं। वो नदी का, नाले का पानी वैनगंगा नदी में जाने के बाद में वहाँ की मछलियाँ मरती है, पानी अशुद्ध हो चुका है। क्या उसे हम शुद्ध नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, जब तक कि जनता, लोक प्रतिनिधि और सरकार ज़्यादा प्रयास नहीं करेगी गंभीरता से, वो पानी शुद्ध नहीं हो सकता है दोस्तों। एक तरफ तो हम समुद्र के पानी को शुद्ध करने का दावा करते हैं, लेकिन नदियों का पानी गंदा कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक, गुजरात से लेकर के कोलकाता तक जो भी नदियाँ बहती है बीच में से, गंगा, यमुना, झेलम, ये सभी जो नदियाँ हैं वो भी प्रदूषित हो चुकी है। और जो पानी हम प्रदूषित पीते हैं उससे हमें पेट की बीमारी होती है 80%। और जो रोग होते हैं उसमें है हैजा, पोलियो, दिमागी बुखार आदि प्रकार की बीमारियां हो रही है। इसके लिए दोषी कौन है? जल प्रदूषण को क्या हम कम नहीं कर सकते हैं क्या? 5-25 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था कि पानी को खरीदना पड़ेगा। नहरों का पानी, नदियों का पानी वैसे ही पीते थे लोग, लेकिन आज पी नहीं सकते, वो अशुद्ध हो चुका है, उसे शुद्ध करना पड़ेगा हमको। अब जो जल प्रदूषण है इसको रोकने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं, क्योंकि जो कीटनाशक दवाइयाँ है, खाद है, उसका कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। सोन खाद का उपयोग करना पड़ेगा, गोबर की जो खाद है उसका उपयोग करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के अच्छा अनाज, विष मुक्त अनाज हमें मिलेगा। हम सभी ने ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। पानी की समस्या तो भीषण हो ही रही है, बहुत जगह पर इसकी गंभीर समस्या है। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, राजधानी भी है वो केप टाउन, वहाँ पर पानी समाप्त हो गया। 14 अप्रैल 2023 में वहाँ के सरकार ने कहा कि हम जल आपूर्ति कर नहीं सकते, क्योंकि वो केप टाउन जो है दुनिया का पहला जल विहीन शहर बन चुका है, वहाँ का पानी समाप्त हो चुका है। भारत में भी बहुत समस्या है पानी की। मराठवाड़ा में 12 लाख से ज़्यादा लोगों को पानी टैंकरों से दिया जाता है। बाकी शहरों में भी पानी बहुत कम मिलता है। कुछ वर्ष पहले मराठवाड़ा का लातूर जो शहर था वहाँ पर रेलवे से पानी को भेजा गया। अब ऐसी समस्या अभी सामने आ रही है। ज़मीन के अंदर का पानी समाप्त हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, न जाने एक दिन वो समाप्त हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? इस प्रकार से गंभीर समस्या है पानी की। इसलिए तो कहा गया है कि जल है तो कल है, नहीं तो सबके हाल है। जल की एक एक बूंद कीमती है दोस्तों। किसी ने कहा था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। पानी को गंदा किसने किया? ग्लोबल वार्मिंग किसने की? ये जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप, ये जो विकसित देश है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन छोड़ते हैं वातावरण में। ग्लोबल वार्मिंग उन्हीं के कारण ज़्यादा होती है। तो इन सभी ने मिलकर के सोचना पड़ेगा। लेकिन ये जो विकसित देश है वो तो युद्ध के लिए लगने वाले सामान बेचते हैं, युद्ध करवाते हैं, जैसे रूस, यूक्रेन, इसराइल, पैलेस्टाइन,
ईरान, ये सब आपस में युद्ध कर रहे हैं। विश्व युद्ध भी हो सकता है। पानी की किसी को पड़ी नहीं है। प्रदूषण जो हो रहा है वायु का, पानी का, ध्वनि का, इसके तरफ कौन ध्यान देगा? दुनिया जाए गड्ढे में, इनको क्या पड़ी है? इसलिए पानी हमें शुद्ध मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, ये देखना पड़ेगा हमको। क्योंकि पीने योग्य मीठा पानी 3% है और खारा पानी 97% है। कुछ दिनों के बाद में ये जो 3% है वो यदि समाप्त हो जाएगा तो सब मर जाएंगे, मानव जाति नष्ट हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से 33% वन चाहिए, जंगल चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, लेकिन 33% से कम है। सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, उसको बचाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के कुछ गांव है, रालेगान सिद्धि, हिवरे बाजार, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पेड़ लगाए, बचाया उसको, वर्षा के जल को रोका, वहीं पर उसको जाने दिया। आज वो खुशहाल बन सकते हैं। इसलिए हम सभी ने पानी को बचाना पड़ेगा, उसे शुद्ध रखना पड़ेगा। आने वाले पीढ़ी को भी शुद्ध जल मिलना चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, तब सबका विकास होगा। नहीं तो भकास होने वाला है। इसके तरफ हम सभी ने ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। आज बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।